नमस्कार। कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास मुलाकात में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो मध्य प्रदेश की राजनीति में अपने एक अलग अंदाज के साथ हमेशा सामने आते रहे हैं और इस समय वो केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और स्वतंत्र प्रभार के तौर पर वो पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय की कमान संभाल रहे हैं, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी दिलचस्पी से देखते हैं। और उनका मानना भी है कि पर्यटन न सिर्फ भारत के लिए एक ग्लोबल एक विंडो है पूरी दुनिया के लिए, बल्कि ये विदेशी पर्यटकों और निवेश को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण मंच भी है। खुलकर बात कहना उनका अपना अंदाज हमेशा रहा है और राजनीति की जो उनकी शैली है वो खाटी प्रहलाद पटेल जी की शैली कही जाती है। आप समझ गए होंगे। मेरे साथ हैं स्वतंत्र प्रभार केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल जी। बहुत स्वागत करता हूं सर। सबसे पहले केंद्रीय राजनीति के ही कुछ विषय जो इस समय देश में बड़ी चर्चा है, सीएए की अगर हम बात करें, उसको लेकर जो स्थितियां बनी और जिस तरह से पूरे देश में प्रदर्शन चल रहे हैं, बीजेपी उसका नेतृत्व भी कर रही है, कुछ स्वतः स्फूर्त होने की बात भी, दावे भी सामने आ रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं? क्या सरकार की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुआ या आप किस तरह से देखते हैं? आप मैं इसे राजनीतिक विमर्श मानता हूँ और इसके बड़े सुखद और अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसा मेरा अपना विश्वास है। मैं ये मानता हूँ कि शैली है, विरोध तो हम भी करते रहे, हमने भी 60 साल विरोध की राजनीति की है, लेकिन विरोध में हिंसा ज़रूरी है क्या, जाति ज़रूरी है क्या, धर्म ज़रूरी है क्या, ये प्रश्न हैं जो देश को समझने पड़ेंगे। दूसरा, क्या समानता का अधिकार नहीं होना चाहिए इस देश के भीतर, ये इस विमर्श का दूसरा बिंदु है। तीसरा बिंदु है कि हम बिना जाने समझे अतार्किक बातें कहकर लोगों को गुमराह करें, क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक होगा या देश के लिए ठीक होगा, ये विमर्श का तीसरा बिंदु है। चौथी बात मुझे लगती है कि अगर मैं सीएए की बात करूं, भारतीय संस्कृति में शरणागत की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म माना गया है और ये पहली बार नहीं हुआ। मतलब देश की आज़ादी से लेकर 48, 55, 60, 70, 80, 90 ये ऐसे समय हैं जिसमें बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ और धार्मिक प्रताड़ना के कारण हुआ। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। 48 में हमने शरणार्थियों को स्वीकार किया, 55 में हमने शरणार्थियों को स्वीकार किया, उसमें मंडल जैसे लोग भी थे जो पहले कानून मंत्री थे पाकिस्तान के, जो यहाँ पर मुस्लिम लीग का समर्थन करके अनुसूचित जाति से होने के बावजूद भी गए थे और बाद में शरणार्थी के रूप में वो पश्चिम बंगाल में आकर उनने अपनी देह त्यागी, वो आसाम नहीं जा पाए जबकि वो आसाम के रहने वाले थे। इन बातों का मूल्यांकन आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा। लेकिन मैंने जो महसूस किया कि वास्तव में इस संवाद में सच्चाई नहीं है, ये बड़ी बात है। इसलिए जो आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी तथ्यपरक बातें देश के सामने पहुंचाना चाहती है। इसका सबसे खराब जो पक्ष है वो एक निर्वाचित राज्य की सरकार का मुखिया अगर ये कहता है कि मैं लोकसभा और राज्यसभा से पारित कानून का अनुपालन नहीं करूंगा, ये सीधे सीधे संविधान को चुनौती है। मैं कहूँगा संविधान का अपमान है। मतलब मुझे लगता है कि ये परिपक्वता दिखती नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं अपने आराध्य प्रभु शिवाजी की वाणी को याद करता हूँ कि ये सो नहीं रहे हैं, ये सोने का बहाना कर रहे हैं। जी जी। लेकिन कोयला सत्याग्रह शिवराज जी ने भी किया था और संविधान को चुनौती देते हुए कई मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं, उन्होंने बातें की हैं। तो आप इसको लोकतंत्र के दायरे से बाहर देखते हैं? उस समय भी ये बात आई थी कि मुख्यमंत्री धरने पर बैठेगा तो कैसे बैठेगा, पार्टी के भीतर भी। ऐसा नहीं कि उस समय ये बात नहीं हुई है, लेकिन हमें किसी कानून का पालन नहीं करना, ऐसा हमारे किसी मुख्यमंत्री या हमारी राज्य सरकार ने नहीं किया, कर भी नहीं सकता। और मैं उनको, जो लोग ये कह रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद लगभग 70 साल तक एक राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त रहा है, उस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा से पारित कानून के नीचे भी लिखा जाता था ये कानून जम्मू कश्मीर छोड़कर लागू होगा। जी। नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार ने आते ही 100 दिन के भीतर उसको भी समाप्त कर दिया है। अब किसी हिंदुस्तान की भौगोलिक सीमा में किसी भी संविधान के दायरे में किसी भी राज्य को
कानून ना मानने का अधिकार नहीं है, इतना मेरी छोटी समझ जरूर कहती है। जी, चलिए, बड़े अलग अंदाज में आपने ये बात कही। इसे आप किस तरह देखते हैं प्रहलाद जी कि 370 को लेकर तो देश में विमर्श बहुत आरंभ से रहा जब से ये कश्मीर में लागू हुई, लेकिन CAA की अगर हम बात करें तो शायद ये उतना लोगों के बीच में बहुत ही नोन एक मसला उस तरह से नहीं था। पूर्वोत्तर को अगर हम छोड़ दें या फिर पंजाब को छोड़ दें, जहाँ रिफ्यूजीज़ या पाकिस्तान से आने वाले लोगों का क्रम जारी रहा, क्या आपको लगा कि कुछ जल्दी हुई इसमें, या आपको लगता है कि ठीक टाइम था? अगर लोगों के बीच में ये डिबेट और ज़्यादा होती तो शायद ये आप जो दावा कर रहे हैं कि कन्फ्यूजन पैदा करने की बात हो रही है, वो नहीं होती। मैंने कहा ना कि जो सो नहीं रहे, सोने का बहाना कर रहे हैं। 48 में आपने पहली बार शरणार्थियों को स्वीकार किया, 55 में दूसरी बार किया, उसके बाद में तमिल शरणार्थियों को दंडकारण्य के नाम पर आपने स्वीकार किया, आपने झारखंड में स्वीकार किया। उस समय श्रीमती गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कच्छ के शरणार्थियों को नागरिकता दी। तो और उसके बाद पर जब जिन चिदम्बरम ने बात कही है, चिदम्बरम ने खुद ने स्वीकार किया अपने इंटरव्यू में कि हाँ, हम CAA को लाना चाहते थे, हम उसको करना चाहते थे, जो उन्हें स्वीकार किया है। लेकिन साथ में ये भी कहा कि हम NPR भी चाहते थे, लेकिन हम उसमें बात ये आई थी, उस समय जो नागरिकता को जो गिनती कर रहे थे, जनसंख्या नियंत्रण का काम कर रहे थे, उन्होंने कहा हम पहले NPR लाएंगे फिर हम जनसंख्या का काम करेंगे। आप जिन बातों को स्वीकार कर रहे हो उसको समाज के सामने ठीक उल्टा बोल रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये पहली घटना नहीं है और इसलिए इसमें कोई अवेयरनेस की कमी मुझे नहीं लगती। मुझे उन बातों से ज़रूर आपत्ति है जिनने ज़्यादा से जो जानने के बाद भी अनावश्यक झूठ बोलकर भ्रम फैला रहे हैं, या मैं कहूँ वो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये ज़्यादा खतरनाक है। कुछ जो बातें सामने आई हैं कि जब 47 में वहाँ जो लोग गए और जो वहाँ माइनॉरिटी होने की वजह से उत्पीड़न का निशाना बने, तो उनमें वो अहमदिया मुसलमान भी हैं, उनका भी उत्पीड़न हुआ वहाँ, तो उनको नागरिकता देने में क्या कठिनाई? इस प्रश्न को आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है कभी मना नहीं किया। ये बात गृह मंत्री ने सदन के भीतर साफ कर दी कि हमने 600 कुछ लोगों को, मुस्लिम लोगों को नागरिकता दी है जी। तो उनको बल्क में आप बुलाना चाहते हो या आने वाले को किसी को मना किया है तो बताया जाए। मगर मैं उनसे दूसरा सवाल करना चाहता हूँ कि जब देश का विभाजन हुआ और आपने धारा 370 स्वीकार की खासकर कांग्रेस के नेताओं से, वहाँ पर वाल्मीकि समाज के लोग भी गए थे पंजाब से बड़े पैमाने पर, और दूसरा सेगमेंट आया था वो पाकिस्तान से आया था। 70 साल में चूंकि वहाँ धारा 370 थी, सारे माइग्रेटर्स को वहाँ पर नागरिकता देश भर में मिली, लेकिन जम्मू कश्मीर के आदमी को नागरिक अधिकार भी नहीं मिले। नागरिकता आप छोड़ दीजिए, उनके बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं मिला। अगर उनमें से कोई परिवार पंजाब वापस आ गया और पढ़ लिख कर चला गया और उसने नौकरी मांगी तो वहाँ के कानून ने कहा कि आपको सिर्फ स्वीपर की नौकरी मिल सकती है। क्या देश जानता है? क्या देश को ये बात बताई गई? मुझे लगता है ये डिबेट जितना चलेगी ये देश के हित में होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि डिबेट जितनी चलेगी ये उतना देश के हित में। मध्य प्रदेश की तरफ मैं आता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष ढूंढा जा रहा है और नाम आपका भी चला कि प्रहलाद जी को भी मध्य प्रदेश भेजा जा सकता है, तो क्या एक बड़ा पारंपरिक उत्तर मिलेगा मुझे इसका कि जो पार्टी का सिपाही हूँ जो तय होगा वैसा, या आप मध्य प्रदेश आना भी चाह रहे हैं? ये भी मैं जानना चाहूँगा। नहीं, ये आपके आधे प्रश्न का उत्तर तो मैं नहीं दूंगा जी, आधे प्रश्न का जरूर उत्तर दूंगा और उत्तर वही है जो आपने कहा है जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते जिम्मेदारी पार्टी तय करती है। मैं आज भारत सरकार में मंत्री हूँ, उसकी भी मैंने कोशिश नहीं की, ये सारा देश जानता है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये निर्णय तो पार्टी को ही करना है और मुझे लगता है कि उसको आसानी से स्मूथ तरीके से होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका नाम जब सामने आया और आपके साथ एक और नाम सामने आया जो आपके समकालीन राजनेता या थोड़ा बहुत अंतर आगे पीछे, कैलाश जी का भी नाम इसमें रहा। अभी सब अनुमान अटकलें हैं, लेकिन माना यह गया कि अब मध्य प्रदेश को एक जुझारू कप्तान की ज़रूरत है जो मध्य प्रदेश को आक्रामक तरीके से ले जाए। और कैलाश विजयवर्गीय जी ने हमसे बातचीत में बंसल न्यूज़ से कहा भी कि जिस आक्रामकता की दरकार है बीते एक साल में विपक्ष में, वो नज़र नहीं आई। आप उनके बयान से सहमत हैं? कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे या अपनी राय खुद रखना चाहेंगे? वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं जी। मुझे लगता है कि ना तो मैं कभी इस दौड़ में था जी, और ना मैं हूँ जी, लेकिन अल्टीमेट पार्टी कुछ फैसले करती है, वो पार्टी को करने दें। मुझे लगता है संगठन के बारे में ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए।
चलिए, बहुत संतुलित और बिल्कुल मैं कहूँगा क्लासिकल बैटिंग का बिल्कुल मुजाहरा किया है प्रहलाद जी ने, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। मैं इसको कुरेदूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं आपकी मर्यादा को और जिस चीज़ को आप होल्ड कर रहे हैं एक कैबिनेट मंत्री के पद को, फिर भी आपको क्या लगता है कि विपक्ष के तौर पर जो मध्य प्रदेश में भूमिका है, वो भूमिका जिस तरह से है, ये माना जा रहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता निराश हो रहा है, क्योंकि लीडरशिप 3-4 बड़े नेताओं की तरफ मुड़ चली है। ऐसा माना जा रहा है कि शिवराज जी झंडा लेकर चल रहे हैं, वो केंद्रीय राजनीति में हैं बीजेपी की, नरोत्तम जी हैं, कैलाश जी हैं, और कुछ नेताओं के नाम हैं। इसके बीच में एक भ्रम की स्थिति है, क्या ऐसा लगता है आपको? नहीं, मुझे लगता है एक सशक्त टीम है मध्य प्रदेश में, लेकिन हमको 15 साल हम सरकार में रहे हैं, थोड़ा अब हम विपक्ष में हैं, इसको स्वीकार करके हमको एक बार बैठकर विमर्श करके अपना रास्ता तय करना चाहिए। ये 2 घटनाएं जो निकट में हुई हैं, चाहे वो सागर की हरिजन युवक को जिंदा जलाने की हो या फिर राजगढ़ में कलेक्टर के द्वारा चाटा मारने की घटना हो, दोनों निरंकुशता और अमानवीयता की चरम सीमा है। क्योंकि हम हिंसा को सिर्फ इस दायरे में नहीं देख सकते हैं, वहाँ जो हुआ सागर में वो तो बीभत्स है, लेकिन जो एक ऐसे अधिकारी ने किया जिसके ऊपर कानून व्यवस्था का दारोमदार है, और अगर वो आपा खो देती है तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में को इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे यदि शासन और प्रशासन ऐसे अपरिपक्व प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करता। क्योंकि या तो उनको अपने रिकमेंडमेंट रूल का ध्यान नहीं था, किस आधार पर ऐसा आपक होने की ज़रूरत है, और बाद में ठीक है तंत्र आपका है, सरकार आपकी है, आप कुछ भी कहानी गढ़ दें, लेकिन वो इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है और लोगों के पास में यांत्रिक ताकत है, वो विजुअल्स देश और दुनिया देख रही है, वो शर्मिंदगी भरे। जी, क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस और बीजेपी में जिस तरह से 2-3 आक्रामक टकराव भी हमने देखे हैं, अगर ये बढ़ेंगे तो ये ना प्रदेश के हित में है, ना राजनीति के हित में है, और ना मध्य प्रदेश की राजनीति का कोई हिंसक चरित्र पश्चिम बंगाल की तरह रहा है, तो क्या आप इसको लेकर चिंतित भी हैं? मैंने ट्वीट में किसी पर आरोप लगाए बगैर ये कहा है कि ये जो घटनाएं हैं, ये अगर शासन और प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई नहीं करेगा, मध्य प्रदेश का बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक टकराव इस सीमा तक कभी नहीं गए, इस सीमा तक नहीं गए, बिल्कुल। और ये जो इस ढंग का जो प्रोटेक्शन है, ऐसा भी कभी नहीं हुआ है। पार्टी के भीतर भी ये विमर्श होता रहा है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को अपनी सीमाओं को लांघने का अधिकार है या नहीं, और इसलिए मैंने बड़ी संतुलित तरीके से कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है, और जैसे मैंने बयान सुने, उन बयानों के बाद लगता है कि हम आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है अगर ये टकराहट शुरू होगी और राजनीतिक विद्वेष अगर इससे परिलक्षित होगा और ये माना जाएगा कि नहीं राजनीतिक कारणों से घटनाएं घटी हैं, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की फिजा बिगड़ेगी। ये आपने काफ़ी महत्वपूर्ण बात कही। कंक्लूड कर रहा हूँ इस बातचीत को, आपके विभाग की तरफ मैं आ रहा हूँ। काफ़ी कुछ नवाचारी प्रयोग करने की भी आपने कोशिश की है। आपका अपना गृह प्रदेश मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता है काफ़ी अनटैप्ड है, ये पर्यटन की जो संभावनाएं हैं, तो किस तरह मध्य प्रदेश सहित देश के जो ऐसे अनछुए पर्यटन स्थल हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, किस दृष्टि किस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? जैसे सांची हमारा एक आइकनिक साइट जैसा है, यूनेस्को का हेरिटेज वो है, वहाँ पर 2.25 लाख से ज़्यादा एक साल में श्रीलंकन्स आते हैं। हमने एक छोटा सा प्रयोग किया कि हिंदी अंग्रेजी के हमारे साइनेज हैं, हम उसमें क्या सिंगली भाषा जोड़ सकते हैं, क्योंकि मोटे तौर पर सिद्धांत हमने ऐसा किया कि जहाँ 1 लाख से ज़्यादा प्रदेशी पर्यटक आता है और वो हिंदी अंग्रेजी में कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या हम उसकी लोकल लैंग्वेज में वहाँ साइनेज लगाकर उनको रास्ता दे सकते हैं। और ऐसे देश बहुत बड़े नहीं हैं, श्रीलंका है, आपका चीन है, जापान है, रूस है, जहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी से भी उनको परहेज है और वो चाहते हैं कि वो, तो ये कोशिश हमने की है। 4 जगह हमने चाइनीज़ भाषा में साइनेज भी लगाए हैं, वो आपका सारनाथ, नालंदा, श्रावस्ती, इन सेक्टर्स में आगे भी करने वाले। दूसरी बात आती है कि मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि मध्य प्रदेश के जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनको जिस ढंग से प्रस्तुत करना था, पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में काम हुआ है। यहाँ की जो मध्य प्रदेश का जो ट्वीन था वो वर्ल्ड वाइज उसने अपना स्थान प्राप्त किया, मतलब बहुत अच्छी वो थी। लेकिन हम शायद इस बात को भूल गए कि जैसे जबलपुर है, आप जबलपुर में 150 किलोमीटर किसी भी रास्ते पे चले जाएगी, आपको या तो टाइगर प्रोजेक्ट मिल जाएगा या रिजर्व फॉरेस्ट मिल जाएगा। देश भर में या देश के बाहर दुनिया के किसी देश में
200 किलोमीटर की किसी परिधि में एक शहर की आपको कभी इतनी संख्या में टाइगर प्रोजेक्ट या रिजर्व फॉरेस्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन हमने इस इकोसिस्टम का को जो जिस प्रकार से मार्केटिंग करनी चाहिए वो नहीं की। दूसरी बात है, सुंदरता अलग बात है, लेकिन हम जियोलॉजिकल अगर असेट्स को देखें, वहाँ पर लमेटा का एक चट्टान है जो पृथ्वी के निर्माण के समय की मानी जाती है, और ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, दुनिया की जियोलॉजी लमेटा ट्रैप को स्वीकार करती है। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज है वो शायद 80,000 करोड़ वर्ष या 80 करोड़ वर्ष का है, वो है भेड़ा घाट का जो संगमरमर की चट्टानें हैं। वो जो सेलिमेंटेशन है वो भी दूसरे नंबर की सबसे लंबी अवधि का है। फिर उसके बाद में घोघवा का एक नेशनल पार्क है जो पूरा ब्लॉक फॉसिल ब्लॉक कहलाता है, वो उसके बाद का है, वो 65,000 करोड़ वर्ष का है। 3 चीज़ें, और उन तीनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर भी नहीं है। लेकिन हमारे देश में कोई जियो पार्क नहीं है, हमने उस तर्ज पर उसको खड़ा नहीं किया। लमेटा ट्रैप पर दुनिया में 27 प्रकार के डायनासोर हैं, जिसमें 18 के फॉसिल्स जबलपुर में हैं, लेकिन हमने इनको हाईलाइट नहीं किया। आपने के पास में होशंगाबाद के पास में जो मानव खोपड़ी मिली थी वो 10,000 साल पुरानी थी, और वो कलकत्ता के इंडियन म्यूजियम के में रखी हुई है, लेकिन हमने उसको कभी नहीं किया क्योंकि लमेटा ट्रैप होशंगाबाद के आसपास जाके ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, इनको हमने हाईलाइट नहीं किया, और इसलिए इन चीज़ों को हम खजुराहो का हमारा जो है वो तो अपने आप में ठीक है, लेकिन कनेक्टिविटी, बुंदेलखंड, बाकी जगह पर जहाँ सफ़ेद बाग की बात आती है, फिर यहाँ मांडू जो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज हो सकता था, कुल मिलाकर चीज़ों को हमने जो लाइनअप करना चाहिए था उसमें कहीं कमी दिखती है। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि टूरिज़्म में काम नहीं हुआ, टूरिज़्म में काम हुआ, लेकिन फोकस एरिया शायद बदलता तो हम ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर पाते। जी, ये महत्वपूर्ण बात आपने कही। तो मैं क्या ये भी मानूं कि महाकौशल जो आपकी अपनी माटी में है, और बुंदेलखंड उससे लगता है जो आपका पॉलिटिकल क्षेत्र है, तो ये बड़ा एक टूरिस्ट सेंटर वर्ल्ड में बनकर उभरेगा, इस संकल्पना से आपका मंत्रालय काम कर रहा है? ये एक संयोग है। कई बार लोग कहते हैं कि आप मध्य प्रदेश के हैं और तो मध्य प्रदेश में क्या करेंगे, इससे बजाय हमें ये देखना चाहिए कि हम पूरे देश के मानचित्र को देखें, और उसमें जिन क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ क्या मेरे कहने में लाग लपेट है या वास्तविकता है। और मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड फेम दुनिया भर में लोग ऐसी चीज़ों को देखना चाहते हैं। जैसे बायोडाइवर्सिटी की मैंने बात नहीं की, नर्मदा वैली में मैं तो परिक्रमावासी हूँ, पर्यटन के लिए इस माइंडसेट के बदलने का सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि अब लोग होटल पर नहीं जाना चाहते हैं, अब वो आपके पुराने घरों में रहना चाहते हैं, किनारे पर रहना चाहते हैं। तो नर्मदा को एक धार्मिक पर्यटन की यात्रा ना मानकर क्या वहाँ हम एडवेंचर, वहाँ पर स्पोर्ट्स, वहाँ पर हमारे ट्रेडिशनल कल्चर को, क्योंकि भारत आने वाला हर पर्यटक जो विदेशी पर्यटक है वो 100% भारत की संस्कृति को देखने आता है, वो यहाँ तफरी करने के लिए नहीं आता है। ये बात मैं भी स्वीकार करता हूँ, लोग भी स्वीकार करते हैं। जब आप ये मानते हैं कि वो संस्कृति को देखने आता है तो संस्कृति को आप अपने मूल स्वरूप में भी बताइए और उसकी रुचि के अनुसार भी आप उस स्थान पर उसको ले जाइए। दोनों को भी इस तालमेल बैठाने की जरूरत है। मुझे लगता है ये एक बड़ा सूत्र है, और इस सूत्र को जिस दिन हम ठीक तरीके से प्रस्तुत कर पाए तो हम एक पूरे दुनिया के लिए भारत को एक बहुत बड़े पर्यटन स्थल के तौर पर खोल सकते हैं। बहुत धन्यवाद प्रहलाद जी, और बहुत शुभकामनाएं आपकी भावी राजनीतिक यात्रा के लिए। ये थे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल साहब। उनका कहना है, वो अपने पूज्य गुरुदेव को याद करते हुए कहते हैं कि जो सो रहा है उसको जगा सकते हैं, मसला CAA का है, लेकिन जो जागते हुए सोने का स्वांग कर रहा है, ये वो पहले भी कई प्रसंग ऐसे आए जिन पर उन्होंने ये बात कही है। कांग्रेस की तरफ उनका इशारा है कि CAA को लेकर वो जागते हुए सोने का स्वांग कर रही है, ये उनका आरोप है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में उनकी है कि मध्य प्रदेश में ठीक बात है 15 साल हम सत्ता में रहे, विमर्श की ज़रूरत ज़रूर है, लेकिन वो मानते हैं कि पार्टी पूरी ताकत से अपना काम कर रही है, खड़ी है पार्टी, और आगे अपनी भूमिका को निभाएगी। लेकिन वो इसको लेकर चिंतित जरूर हैं। अपने ट्वीट का वो लेख भी करते हैं कि ये हिंसक संघर्ष अगर बढ़ा तो ये कहाँ जाएगा, और मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, किसी का नाम नहीं लेते वो, लेकिन साफ तौर पर एक मध्य प्रदेश की माटी के प्रमुख राजनेता होने के नाते वो जरूर इस बात को लेकर चिंता जताते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बढ़ा तो मध्य प्रदेश की ना ये परंपरा है, ना मध्य प्रदेश में ये हुआ है। अपने पर्यटन अपने मंत्रालय की जहाँ तक बात है तो वो महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि महाकौशल का जो करीब 150-200 किलोमीटर का एरिया है
जो न सिर्फ संरक्षित वन क्षेत्र है, अभ्यारण्य है, बल्कि वहाँ जो प्राचीन चीज़ें हैं, चाहे फॉसिल पार्क की आप बात कर लीजिए या फिर और पुरानी जो चीज़ें हैं प्रागैतिहासिक, उनकी आप बात कर लीजिए, इन सब को एक प्रमुख टूरिस्ट जोन के तौर पर उभारने की कोशिश है। और पूरे भारत में बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए भारत की संस्कृति जो स्वाभाविक रूप से विद्यमान है और कुछ ऐसी भी चीज़ें जो उसको दिखाई जाएं, चाहे वो नर्मदा आरती हो या तमाम तरह की बातें इसमें शामिल की जा सकती हैं। तो वो मानते हैं कि इनको लेकर चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और यही पर्यटन में भारत की अनंत संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। खास मुलाकात में इतना ही। अगली बार एक और ख़ास शख्सियत को लेकर आपसे मिलेंगे।